एवरीवन, माई सेल्फ पल्लवी शर्मा। सो अभी हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर के साथ डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अर्न्स्ट मेयर के बारे में देखेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो आपका चैप्टर शुरू होने से पहले अर्न्स्ट मेयर के बारे में बताया गया है। तो अर्न्स्ट मेयर इज़ वेरी फेमस पर्सन। ही इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और ये ना ऑलमोस्ट लगभग अभी इस सदी के जो पिछली 20th सदी के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं। लगभग 100 साल के लिए ज़िंदा रहे हैं ये। 1904 से 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं अपने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के लिए। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या था? इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में ये दिया था कि जो स्पीशीज़ होती हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि स्पीशीज़ एक्चुअली होती क्या है इन्होंने वो दिया था कॉन्सेप्ट। इन्होंने ये बोला था कि स्पीशीज़ जो होती हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनके पास एबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करने की। इंटरब्रीड मतलब रिप्रोड्यूस करने की, और अपने ही जैसे फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो रखते हैं उनको हम स्पीशीज़ कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी दिया गया है। दैट इज़ बाल्ज़ान प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी एंड क्राफ्ट प्राइज़। इन तीनों प्राइज़ से इनको नवाजा गया है। सो ही इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड विद ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्न्स्ट मेयर गिवन इन योर एनसीईआरटी। सम ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी गिवन, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ पे ये देखेंगे। अब चलिए चैप्टर की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ लिविंग वर्ड? तो बेटा लिविंग वर्ड जो होता है, लिविंग तो हम जानते हैं, लिविंग जो जिंदा चीज़ें उनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो लिविंग वर्ड और लिविंग वर्ड जो होता है इसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी देख सकते हैं, क्योंकि लिविंग वर्ड में सारी प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले लिविंग वर्ड हमारा बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, वेरी डाइवर्स। लाइफ कैन इवन अक्कर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और अलग अलग हैबिटेट्स में हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ पे उसके अवशेष मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बोले पोलर कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे पोलर बियर है, फिर वो भी एक मैमल है। फिर उसके बाद हम उसकी बात करें पेंगुइन्स, तो दे बिलोंग टू एवियन कैटेगरी, बर्ड्स को बिलोंग करते हैं, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। देन हमने बहुत सारे वहाँ पे वॉल्फ देखे हैं, तो वॉल्फ ऑल्सो बिलोंग टू प्राइमेट्स, तो वो वाली कैटेगरी। तो इसका मतलब लिविंग चीज़ें जो होती हैं, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल्स, वो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट हैबिटेट्स में, हैबिटेट मतलब कोई भी एरिया वहाँ पे मिल जाएंगी। वेदर इट इज़ पोलर रीजन, और या तो डेजर्ट्स होंगे या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, समुद्र की गहराइयों, वहाँ पे भी लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, अब बेटा ये लिविंग वर्ड जो है ये बना कैसे है? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉरपोरेशन के साथ बना है। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉरपोरेशन कैन अक्कर बिटवीन द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी। अब एक मान लो एक एरिया है, उस एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कॉरपोरेशन भी होगी, तब जाके कोई भी एक एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टाइगर एंड डियर की, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है कॉन्फ्लिक्ट वाला। कैसे कॉन्फ्लिक्ट वाला? क्योंकि टाइगर जो है वो डियर को खाता है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट वाला हो गया। अगर हम लाइकन की बात करें तो बेटा ये एल्गी एंड फंजाई का बना हुआ है, और इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो वो एक दूसरे को म्यूचुअलिज्म मतलब फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो लाइकन इज़ अ काइंड ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉरपोरेशन हो रही है, लेकिन टाइगर और डियर के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट
चल रहा है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है या फिर कोई भी धरती के ऊपर जो लिविंग वर्ड है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और कॉरपोरेशन चल रहा है, जिससे लिविंग वर्ड हमारा बना हुआ है। देखिए फिर उसके बाद लिविंग चीज़ों के कोई फीचर्स होते हैं, तो बेटा उनके दो तरीके के फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ऐसे फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होंगे और हम नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और डिफाइनिंग फीचर जो देखो बेटा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेंगे, किसी नॉन लिविंग चीज़ों में आप नहीं पाए जाएंगे वो वाले फीचर, उनको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, तो अभी हम एक टेबल देखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसके बारे में। तो देखिए बेटा ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम बात करें कि माउंटेन वगैरह भी तो ग्रो कर रही हैं, जैसे हिमालयाज और ऑल्सो ग्रोइंग, तो वो भी तो कोई ग्रोइंग चीज़ ही है ना। तो दिस इज़ नॉट कंसीडर एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ नॉट कंसीडर एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ों के साथ साथ लिविंग चीज़ों में भी हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू इंक्रीज इन नंबर और टू प्रोड्यूस द सिमिलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस। ठीक है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बेटा रिप्रोडक्शन हमारे अंदर भी हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के अंदर, प्लांट के अंदर, सबके अंदर हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें छोटे माउंटेन रेंज, वो भी तो बड़े माउंटेन रेंज से ही बन रहे हैं ना, वेदर इट इज़ कोलिजन, कोई भी एक्टिविटी हो रही है लेकिन बन तो रहे हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेटा हर एक सेल की अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है, अगर उसमें तुम्हारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है, न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन कैसी है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज़ द डिफाइनिंग फीचर। वो यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है, दैट इज़ व्हाट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज। देन मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज ऑल्सो कंसीडर एज अ डिफाइनिंग फीचर। देन सेल्फ कॉन्शियसनेस, बेटा इसको हम इसलिए डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं मानते बिकॉज इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन, एब्सेंट इन अदर ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन बीइंग में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, अदर ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम, देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म सेंस कर पाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी जो होती है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होती है। तो इसलिए हम इसको जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन कॉन्शियसनेस का मतलब अपने आसपास की चीज़ों को सेंस करना और उसको रिस्पॉन्ड भी करना अच्छे से। तो बेटा दिस इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेजर 3 फैक्टर्स हैं जो डिफाइनिंग फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेहतर कैरेक्टर होता है कि वो ग्रोथ कर पाते हैं। अब ग्रोथ के ना 2 ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। ट्विन कैरेक्टर इज इंक्रीज इन मास, वो अपना मास बढ़ा सकते हैं, और दूसरा अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। मास इज उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मास, और दूसरा अपना नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, वेदर इट इज बाय रिप्रोडक्शन, डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस करके वो अपना नंबर बढ़ा रहे, दैट इज। तो दीज आर बोथ नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। एंड इनके ऊपर ना थोड़ा क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑल्सो समटाइम्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, ये सारे इंक्लूसिव इवेंट है। इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक साइकिल की फॉर्म में चलते इकट्ठे होते हैं। जैसे कोई भी एक सेल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ये ए सेल सबसे पहले अपना साइज इंक्रीज करेगी। अगर इसका साइज इंक्रीज हुआ तो इसने क्या किया, ग्रो किया।
अगर ये ग्रो करेगी, अपना साइज इंक्रीज करेगी, फिर ये रिप्रोडक्शन करेगी, तो दिस फेज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपना नंबर को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसी को प्रोसेस को बोलेंगे हम सेल डिवीजन। और उसके बाद हर एक सेल दोबारा से ये ग्रो करने लग जाएगी, तो इसी को बोलते हैं, जो हमारी लाइफ है वो इन सारे इंक्लूसिव इवेंट के साथ साथ चलती है। ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, वो हमेशा लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, तो इसलिए हम उसको वो नहीं कंसीडर कर सकते कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। लेकिन एक सर्टेन एज के पास ग्रोथ की जो स्टेज होती है वो हम, या फिर ग्रोथ का जो पैटर्न होता है, या फिर ग्रोथ की जो वो ग्रोथ का जो रेट होता है बेटा, दैट बिकम्स स्लोअर। देखिए बेटा, अगर मान लो हमारे पास एक 50 मीटर का पेड़ है, ठीक है। अगर वो 50 मीटर का पेड़ 100 साल के बाद भी अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा वो एक इतना ही सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 मंथ में या 2 मंथ में इंक्रीज करेगा। अब 50 मीटर के कंपैरिजन हम 1 सेंटीमीटर को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई रेट ऑफ ग्रोथ रिड्यूसेस इन लेटर एजेस। जबकि वैसे तो प्लांट हमेशा कंटिन्यूसली ग्रोथ करते ही रहेंगे। एनिमल की जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक रहती है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ भी सर्टेन रेंज तक ही होती है, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट सिंस इट इज़ इनडिटर्मिनेट, तो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं बिकॉज उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने पढ़े थे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें सबसे पहले आया था रिप्रोडक्शन। तो बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री का मतलब अगेन एंड प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस अगेन अ सिमिलर लाइक ऑफ ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा दोबारा वैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाना इस रिप्रोडक्शन। तो बेटा हम कुछ ऑर्गेनिज्म, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फंजाई है, वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। अब ये एसेक्सुअल स्पोर्स हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या उससे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये एस्कोस्पोर्स भी हो सकते हैं, बेसिडियोस्पोर भी हो सकते हैं, जूस्पोर भी हो सकते हैं, और कोनिडियोस्पोर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम कौन सी फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है, जैसे प्लेनेरिया है दैट बिलोंग टू फ्लैटवर्म, और प्लेटीहेलमिंथस जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। तो बेटा ये ट्रू रीजनरेशन करता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब बॉडी को हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देंगे एंड ईच फ्रेगमेंट इज एबल टू रीजनरेट इट्स बॉडी अगेन, दैट एबिलिटी इज नोन एज रीजनरेशन। तो ये ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रीजनरेशन शो करते हैं। देन उसके बाद कुछ फंगल, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। मॉसिस बिलोंग टू ब्रायोफाइट। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस ये होती है अर्ली स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट, जो हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं। फिलामेंटस एल्गी में हमारी ग्रीन एल्गी वगैरह, स्पाइरोगैरा वगैरह आ जाएंगी। एंड फंजाई में बहुत सारी फंजाई हैं जो फ्रेगमेंटेशन, जिनकी बॉडी जो है छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है एंड देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स, तो उनकी प्रोडक्शन कर लेती है। देन बैक्टीरिया एंड अमीबा, तो वे फिजन के थ्रू, फिजन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि बॉडी डिवाइड इनटू 2 सेगमेंट and each segment give rise to a new organism is known as fission। तो बेटा फिजन के थ्रू भी वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टीराइल म्यूल की, म्यूल इज फॉर्म्ड बाय हॉर्स एंड
जो हमारे डंकी होते हैं उनके मेटिंग से जो बनता है उसको म्यूल बोलते हैं, जिसको हम खच्चर वगैरह बोलते हैं। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैव इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन और फर्टाइल नेक्स्ट जनरेशन। जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हमने अर्नस्ट मेयर वाला पढ़ा था, ये इनके ऊपर लागू नहीं होता। या फिर वर्कर बीज है, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, उनके वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाते बिकॉज मे बी ड्यू टू द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म, और एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी कंडीशन वो इंटरनल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, दैट इज़ वाई दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। वो कुछ भी हो सकता है बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। और हमने स्पीशीज़ की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि वो अगली जनरेशन में अपने फर्टाइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनको स्पीशीज़ कंसीडर करेंगे। तो बेटा इसलिए हम इनको दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, क्योंकि ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये अपनी अगली जनरेशन, अगले फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर नॉट केप्ट, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सम ऑफ ऑल द रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस और फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन। तो जिस भी चीज़ की जो भी फॉर्मेशन रिएक्शन होती है वो बेटा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक इज जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जब हम किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो जिस भी चीज़, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें जो भी खाना खाया, जैसे स्टार्च खाए, चपाती खाई, तो वो स्टार्च जब हमारी बॉडी में जाता है उसका ब्रेक डाउन करके हम ग्लूकोज बनाते हैं, उससे हम बाद में एनर्जी बनाते हैं। तो दैट इज़ बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन। और बॉन्ड ब्रेक्स करने से बेटा एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है दे आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, वाइल एनाबॉलिक या सिंथेटिक रिएक्शन या आर द एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन, इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बेटा इन विट्रो रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शन दैट कैन अक्कर आउटसाइड एज वेल एज द लिविंग। इन विट्रो कंडीशन होती है बेटा जो हमारी बॉडी के बाहर हो रही है, हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, तो हम ना मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर भी करा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द सबस्ट्रेट। लेकिन अब वो वाली चीज़ें नॉन लिविंग कंडीशन में भी हो पा रही हैं, लिविंग कंडीशन में भी हो पा रही हैं। ठीक है, तो दिस इज कंसीडर एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी में वो ऑलरेडी सबस्ट्रेट और उनको कैटलाइज करने वाले एंजाइम्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। दैट इज वाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। तो बेटा दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब बेटा इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेंस कर पा रहे हैं, पहले अपने आसपास की चीज़ों को सेंस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट कॉन्शियसनेस मीन्स। ठीक है, तो बेटा जैसे हम बात करें फोटो पीरियड की, तो फोटो पीरियड में हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे प्लांट का। तो बेटा बहुत सारे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो जैसे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डार्क टाइम की ज़रूरत होती है अपनी फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए। अगर उनको कंटिन्यूस डार्क पीरियड नहीं मिलेगा या रात नहीं मिलेगी तो वो अपनी फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। या फिर जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनको कंटिन्यूस डे नहीं मिलेगा, डे लाइट ज़्यादा नहीं होगी तो उनमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। तो ये वो वाली कंडीशन
एडोप्शन है। जैसे सीजनल ब्रीडर्स प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही, जैसे आपने आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है तो बरसात के सीज़न में बहुत सारे इंसेक्ट बाहर निकलते हैं। जैसे ही अब दिन छोटे होते जाएंगे, सर्दियाँ आती जाएंगी, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म गायब होते जाएंगे। छिपकली देख लीजिए, ठंड के टाइम में सांप, छिपकली, मच्छर, ये सब गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है ये सब इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। दैट मीन्स सीज़न जो है वो डिटरमाइन कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करने के लिए। सिमिलरली कॉन्शियसनेस भी यही चीज़ बता रही है कि हम लोग जो हैं सीज़न को या फिर किसी भी अपने आसपास को सेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, सीज़न को सेंस कर रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं, फिर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर सीज़न चला जा रहा है तो ये गायब हो जा रहे हैं, फिर वापस अगले सीज़न में आ जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट फोटो पीरियड मीन्स। ठीक है, तो बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस को क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं माना था, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होती है। और भी ऑर्गेनिज्म जैसे आपने हाथी वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इट इज़ अ मेजर फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। दैट इज़ वाई सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया है। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं प्रेजेंट है, या फिर बहुत ही कम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो पेशेंट्स हैं, वो जो कोमा में पेशेंट्स हैं बेटा, उनको ब्रेन डेड कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाकी हैं वो भी लिविंग, क्योंकि उनकी बाकी बॉडी और उनकी बॉडी की सेल फंक्शन कर रही होती है, तो दे आर ब्रेन डेड बट दे आर नॉट कंसिडर एज नॉन लिविंग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इज ऑल द लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन दैट रिजल्ट इन इमर्जेंस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जितने भी लिविंग फिनोमिना हो रहे हैं धरती पे, वो सारे एक दूसरे के अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से, मतलब एक छोटी चीज़ बड़ी चीज़, छोटी चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर उससे नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, फिर उसके बाद और ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, फिर नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर जो थे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए, जिससे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बने। जैसे हम लोग सेल में पढ़ते हैं या फिर छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल विल फॉर्म टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू विल फॉर्म ऑर्गन, और अगर ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो दिस विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सिमिलर ये भी वैसे ही है कि जितना भी अगर लिविंग फिनोमिना है वो एक दूसरे के साथ अंडर आई इंटरेक्शन के साथ ही चलता है। अगर सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो टिश्यू बनाएंगे। दैट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग फॉर अस। ठीक है, तो सेल इंटरैक्ट टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू से क्या बन जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन से बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर आते हैं लिविंग। अब इतनी सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी ली हैं, तो आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब अपने जैसी दूसरी कॉपी बनाने वाली एबिलिटी रखने वाला ऑर्गेनिज्म, इवॉल्विंग अपने से बेहतर तरीके के से प्रोड्यूस करने वाला। जैसे हमारे अंदर, जैसे हम अपने पेरेंट्स से ओरिजिनेट हुए, हम अपने पेरेंट्स से थोड़े से ज़्यादा नॉलेज तो नहीं कंसीडर कर सकते, लेकिन हाँ कंपेरेबली हम अगर बात करें तो हम अपने पेरेंट्स से कंपेरेबली थोड़े से ज़्यादा फ़ोन चला सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी में वेल हैंडेड हैं। दैट इज़ द काइंड ऑफ एबिलिटी दे आर सेइंग कि हर बार जो एक नई सेल या नया ऑर्गेनिज्म पड़ता है उसके पास इवॉल्विंग एबिलिटी, थोड़ा सा एडवांस बनता है अपने एंसेस्टर से। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनको रेगुलेट कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स आर एबल टू रेगुलेट वेरियस एक्टिविटी इनसाइड द सेल्स। तो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, इंटरैक्टिव होता है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं हम। जैसे सेल की इंटरैक्शन होती है, टिश्यू की इंटरैक्शन होती है, तो ये सारे, और फिर ऑर्गेनिज्म की इंटरैक्शन होती है, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट की इंटरैक्शन होती है। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और फिर हम जो है कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो अभी हमने कॉन्शियसनेस पढ़ा था कि वी आर एबल
टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, जो इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो डाइवर्सिटी बेटा, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। दिस इज़ व्हाट डाइवर्सिटी इज। जैसे अगर हम अपने बात करें, अगर हम अपने मान लो कि हम में से बहुत सारे लोग गांव में रहते होंगे, तो गांव में हम उन्हीं लोगों को जानते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। हमारे मोस्टली सबका खाने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, बोलचाल का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। लेकिन अगर हम शहर में आ जाए तो शहर में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, उन सबका खाने का तरीका अलग होगा, रहने सहने का तरीका अलग होगा, खान पान का तरीका अलग होगा। तो डाइवर्सिटी एरिया के साथ बढ़ती जाती है। जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी। जितना बड़े हम एरिया को स्टडी करने जाएंगे, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर हम अपने गाँव की बात करें, अपने शहर की बात करें, तो कंपेरेबली कम डाइवर्सिटी होगी। रीजन थोड़े से आगे, रीजन के बाद अगर थोड़ा सा रीजन का बदला तो डाइवर्सिटी और ज़्यादा बदल जाती है। किसी एरिया में नई स्पीशीज़ मिलती हैं और नए एरियाज़ में, और उसी रीजन को तुम अगर दोबारा स्टडी करो तो उसमें और ज़्यादा नई स्पीशीज़, मतलब हमने ये पढ़ा था ना कि टाइम के साथ स्पीशीज़ इवॉल्व होती रहती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वर्ल्ड में लगभग हमारी 1.7 से 1.8 मिलियंस है। दिस इज़ गिवन इन योर बुक। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं कि हमने पढ़ा है कि हमारे वर्ल्ड में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंगो इज़ नोन एज मैंजीफेरा इंडिका, फिर वीट को ट्रिटिकम एस्टिमम बोलते हैं। तो ये सब क्यों बोलते हैं, है ना? तो बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों ने हमारे एरिया में हम अपने, जैसे हिंदी में हम गेहूँ बोलते हैं, कनक को गेहूँ बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम दे रखे हैं। तो इसलिए ताकि हर जगह जगह का अपना अपना नाम है। तो अब लोगों में इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो, नाम की वजह से कन्फ्यूजन ना हो। दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट दिस बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, ये वजह है। बिकॉज लोकल नेम जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप अपने रीजन से बाहर निकलो, किसी दूसरी स्टेट में जाओ, गेहूँ को कुछ और नाम से बुलाया जाता होगा। जैसे शिवजी पे जो पत्ते चढ़ाते हैं हम, आग धतूरा कहते हैं ना, उसको हरियाणा में कुछ और नाम लिया जाएगा, मध्य प्रदेश में कोई और नाम से बुलाया जाएगा। दैट इज़ वाई हम लोग ना इन चीज़ों को, इस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए एक बायोलॉजिकल नेम दे दिया है। ठीक है, और इन बायोलॉजिकल नेम को देने के लिए डिफरेंट एजेंसीज़ है। जैसे प्लांट के नाम को देने के लिए ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बोटानिकल मतलब प्लांट का नोमेनक्लेचर, और जूलॉजिकल मतलब एनिमल का नोमेनक्लेचर। अगर हम चाहते हैं प्लांट का नामकरण किया जाए तो बोटानिकल नोमेनक्लेचर, अगर एनिमल का नामकरण किया जाए तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बेटा एक्स्ट्रा में ये है कि ICBN का नाम 2011 में बदल दिया है ICN में, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितने भी प्लांट है, एल्गी फंजाई, देन उसके बाद तुम्हारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जितने भी हायर प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे तुम्हारे ICN में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे